हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। करेंट अफेयर की क्लास, आज का करेंट अफेयर ये 3 फरवरी का है। 3 फेब, राइट। करेंट अफेयर आप जानते हो कि किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए आप चले जाओ, एसएससी में कोई सा भी एग्जाम देख लो, जहाँ पर करंट की चीज़ें रहती हैं, करंट अफेयर का हर जगह पूछा जाता है। उसके अलावा आप रेलवे में बात कर लो, रेलवे में कितने सारे एग्जाम्स होते हैं, लाइक एनटीपीसी का भी, आरआरबी, ग्रुप डी, बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में आने वाले हैं, बिकॉज फॉर्म भरा चुका है। इसके अलावा इंश्योरेंस और कितने सारे एग्जाम्स गिनाऊं, आप ये बस देख लो कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर आ रहा है सिलेबस में, तो डेफिनेटली रेफर करो। कॉम्प्रिहेंसिव, या यूं कहूँ कि दोनों का मिक्स, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है, थोड़ा सा आपका मतलब चीज़ें ना इतनी शार्ट में ना इतनी डिटेल में, मैं एक मीडियम में रख के बनाता हूँ ताकि आपको इन एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो, काफ़ी मदद मिले और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आप स्टेट पीएससी के लिए भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चलते हैं आगे, देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कुछ बजट में जो चीज़ें मेन मेन रही, कि एटलीस्ट आप ये डाटा तो याद रखोगे। देखो, हमारा पब्लिक जो हमारा फिजिकल डिफिसिट है वो हमारा 4.3% ऑफ द जीडीपी है। ध्यान रहे, जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं हमारे उसमें है तो वो समथिंग परसेंट ऑफ जीडीपी होता है, बिकॉज जीडीपी को रेफरेंस माना जाता है, ठीक है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो फिजिकल डिफिसिट आप याद रखोगे 4.3% ऑफ द जीडीपी 2026-27 के लिए। डेप्ट टू जीडीपी रेशियो जो हमारा है ये 55.6% है, 55.6% ऑफ द जीडीपी। पब्लिक का कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स जो हम देखे थे 12.2 लाख करोड़ है, एलसी लाख करोड़, ठीक है, लाख करोड़ रुपए। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 12.2 करोड़। देखो, ये डाटा आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई ना कोई डाटा डायरेक्टली उठा के आपसे पूछ दिया जाएगा कि हमारा फिजिकल डिफिसिट कितना है, तो आप बताओगे 4.3%। डेप्ट टू जीडीपी रेशियो, आप समझो, ये डेप्ट टू जीडीपी रेशियो हमारा जो 55.6% है, ये जितना कम होगा, अब आप कहोगे जितना ही कम होगा उतना ही हमारी कंट्री के लिए बेहतर होता है, ये कम होना चाहिए। डेप्ट टू जीडीपी रेशियो कम होना चाहिए, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा है, 55.6% है जीडीपी का। उसके अलावा आप देखो, हमारी जो टोटल एक्सपेंडिचर है 53.5 लाख रुपए है, लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 53.5 लाख करोड़। अब देखो, नॉन डेप्ट, अब ये एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, यानी हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, 53.5 लाख करोड़, राइट। हमारा जो नॉन डेप्ट रिसिप्ट है, अब रिसिप्ट की बात देखो तो ये 36.5 लाख करोड़ यहाँ से है। और यहाँ से आप देखोगे तो हमारा सेंट्रल का नेट टैक्स रिसिप्ट कितना, टैक्स वाला कितना है, 28.7 लाख करोड़। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 30, 30, 60, 4, 64, 65 पॉइंट समथिंग हो रहा है। अब 65 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ जो हमारा रिसिप्ट आ रहा है, वो भी ये देखो नॉन डेप्ट रिसिप्ट है, और ये सेंट्रल का टैक्स वाला रिसिप्ट है। तो और भी डेप्ट वाली चीजें भी रिसिप्ट में हुई होगी, मतलब आप समझो कि रिसिप्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, 53.6 लाख करोड़। समझ पा रहे हो कि नॉन डेप्ट रिसिप्ट हमारा 36.5 लाख करोड़ है, सेंट्रल का नेट टैक्स रिसिप्ट, नेट की वो भी नेट है, ग्रास भी नहीं है, नेट टैक्स रिसिप्ट कितना है, 28.7 लाख करोड़ है। एंड टोटल जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो भाई 53.5 लाख करोड़ है, राइट। उसके अलावा ग्रास मार्केट बोरोइंग जो है 17.2 लाख करोड़, ये इतनी गवर्नमेंट बोरो कर रही है, ठीक है। ये डाटा आगे जरूरत पड़ने वाली है कि भाई हमारा मार्केट बोरोइंग कितना है, 17.2 लाख करोड़, ये ध्यान रखना, ये मार्केट बोरोइंग है। आगे मैं बताऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ कि इन सारे डाटा को आप एग्जैक्टली याद रखोगे, एज इट इज इनमें से कोई डाटा आपसे उठा के पूछ लिया जाएगा। चलो चलते हैं आगे, न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। यूनियन बजट जो हमारा अभी पास हुआ है, देखो रिलीज हुआ है, यूनियन बजट रिप्रेजेंट किया गया, जिसमें से कई सारी चीज़ें आई। टारगेट किया गया कि जो स्पोर्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग जो है, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड इकोसिस्टम डेवलपमेंट, वो टारगेट किया गया। बजट में बहुत सारी चीज़ें आई। डेडिकेटेड इनिशिएटिव फॉर स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन, स्पोर्ट्स के फील्ड में भी रखा गया कि मतलब स्पोर्ट्स जो गुड है उनको मैन्युफैक्चरिंग करी जाए, इनोवेशन किया जाए, तो ये सारी चीज़ें। और एट द सेम टाइम खेलो इंडिया मिशन को भी प्रमोट किया गया। देखो, डेडिकेटेड स्पोर्ट्स गुड्स इनिशिएटिव बजट प्रपोज फोकस्ड इनिशिएटिव टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन इन स्पोर्ट्स गुड, स्पोर्ट्स गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड इनोवेशन वो उस फील्ड में, ठीक है। खेलो इंडिया मिशन एक लॉन्ग टर्म विजन फॉर द स्पोर्ट्स। इन एडिशन, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा देखो बजट में अनाउंस किया गया खेलो इंडिया मिशन को।
दिस मिशन विल टेक फॉरवर्ड फॉर द टैलेंट को नर्चर किया जाएगा और बढ़ावा दिया जाएगा उन चीज़ों में। उसके कुछ पिलर्स रहे खेलो इंडिया मिशन की, कुछ की पिलर्स रहे। देखो, खेलो इंडिया मिशन विल फोकस ऑन स्ट्रक्चर्ड एंड इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स इकोसिस्टम। इसमें क्या होगा कि क्लियर टैलेंट डेवलपमेंट पाथवे, ये सारी चीज़ें होगी खेलो इंडिया मिशन में। मतलब जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, न्यू टैलेंट आ रहा है, उसको और प्रमोट करना, नर्चर करना होगा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च के साथ साथ इनोवेशन को स्पोर्ट्स गुड में प्रमोट किया गया। स्पोर्ट्स गुड इनिशिएटिव अनाउंस्ड इन बजट 26 फोकस्ड मेनली ऑन इंपोर्टिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। भाई इंपोर्ट्स की तो कोई बात ही नहीं हुई है। स्पोर्ट्स टूरिज्म, ऐसा भी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड इनोवेशन, स्टेडियम टिकट सब्सिडी, ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। बाय द वे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर आपको अपने आप ही मिल जाएगा, दिख जाएगा कि हाँ यही चीजें हमने पढ़ी है, यही हुआ है और यही आंसर होगा। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। देखो, यूनियन बजट, अभी देखो बजट में जो डिफेंस की स्पेंडिंग है कितनी गई, 15.3% से हाइक होके, मतलब इतना परसेंट बढ़ के 7.84 लाख करोड़ गई है। ये किसकी है, डिफेंस की स्पेंडिंग, मतलब डिफेंस फील्ड में इतनी स्पेंडिंग हुई। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि भाई रेलवे में कितना गया है? रेलवे में टोटल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर गया है 2.93 लाख करोड़। अब आप समझो कि भाई कितनी रेलवे लाइन बन रही है, कितनी अभी काम अधूरा है, नई लाइन प्रपोज्ड लाइन जो काम अधूरा है चल रहा, उन सब के लिए 2.93 लाख करोड़ गया है। परंतु डिफेंस की फील्ड में यही आप कंपेयर करो, 7.84 लाख करोड़, तीन दूनी छह, तीन तिकाई नौ, लगभग पौने चार पौने तीन गुना है, 2.5 गुना से ज्यादा बजट डिफेंस में गया है, ये लाख करोड़। आप अंदाजा लगा सकते हो कि डिफेंस में कितना पैसा हमारा जाता है। तो इसलिए कि जहां शांति है वहीं हमारा सब कुछ अच्छा होता है, हमारा जबरदस्ती खर्चा नहीं होता। डिफेंस में आप समझो कि जबरदस्ती का खर्चा है। अगर पाकिस्तान, चाइना या जो बॉर्डर कंट्री, ये सब जबरदस्ती परेशान ना करे, बॉर्डर या बॉर्डर के अलावा भी कंट्री, तो हमारा इस फील्ड में पैसा जाए ही नहीं, बर्बाद ना हो, और वो हमारी पब्लिक के लिए यूज हो। सेम चीज अदर कंट्री के लिए भी लागू होती है। ठीक है, पर क्या है कि जब दूसरी कंट्री हमारे साथ गलत करती है तो फिर हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ता है, राइट। यूनियन बजट 2026 में अनाउंस किया गया इंडिया का चेंजिंग सिक्योरिटी प्रायोरिटी। देखो, बढ़ा कितना, आपसे डाटा डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि 15.3% लास्ट ईयर के कंपेयर में बढ़ा है, और बढ़ के कितना हुआ, 7.84 लाख करोड़ रुपए डिफेंस में हमारा खर्चा हुआ इस बार अनाउंस हुआ है। ठीक, डिफेंस बजट देखो, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अलोकेट किया 7.84 लाख करोड़ रुपीस। पिछले साल के कंपेयर में 15.3% का ग्रोथ हुआ है, और पिछले साल हुआ कितना था, 6.81 लाख। उसमें से जब 15.3% जब आप बढ़ाओगे तो ये जाके 7.84 लाख करोड़ हो जाएगा। ठीक है भाई, डाटा याद रखना। अब इसमें से थोड़ा सा देख लो, 15.3% इंक्रीज हुआ, ये आपको पता है, 7.84 ये डाटा याद रखना। बस थोड़ा सा अगर जानकारी रखो तो 3.65 लाख करोड़ डिफेंस सर्विस रेवेन्यू के लिए गया है, 2.1 लाख करोड़ रुपीस कैपिटल आउटले के लिए गया, मतलब कैपिटल जो जैसे कि मिसाइल उसाइल, ये सारी चीजें जो हार्डवेयर जिसको आप बोलते हो, तो इनमें से होगा। और 1.71 लाख करोड़ पेंशन के लिए, अकेले आप समझो कि पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड़ गया है। यहाँ पर देखोगे तो 2.39 लाख करोड़ पूरे रेलवे के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर गया है, और यहाँ अकेले डिफेंस की पेंशन बस के लिए 1.71 लाख करोड़ चला गया है। मीन्स आप समझ सकते हो कि कितना खर्चा होता है। व्हाट इज द इंडिया टोटल डिफेंस एलोकेशन फॉर द बजट 2026-27? डिफेंस के लिए टोटल बजट कितना है भाई, आप ऑप्शन पढ़ो और आंसर दो, इसका करेक्ट आंसर 6.81 लाख करोड़। मैं बता रहा हूँ एग्जाम में डायरेक्ट डाटा पूछा जाएगा इनमें से। 6.81 लाख करोड़, 7.25, 7.84, 8.10 लाख करोड़, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को देखते हैं। देखो, व्हाई डज इंडिया सेलिब्रेट कोस्ट गार्ड ऑन 1 फरवरी? सबसे पहले तो आप यही याद रखोगे कि कोस्ट गार्ड जो हमारा इंडिया का डे है, ग्लोबली की बात कर रहा हूँ, कोस्ट गार्ड जो डे है वो अभी इस बार क्यों सेलिब्रेट, मतलब 1 फरवरी को तो मनाया जाता है, पर इस बार का स्पेशल क्यों है? इस बार का स्पेशल इसलिए है कि हमारा भाई 50 साल पूरा हुआ, 1 फरवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। कोस्ट गार्ड डे इस बार माइलस्टोन इसलिए कि 50 ईयर कंप्लीट हुआ है, क्योंकि जब ये बना था तब का ईयर था 1977। तो 1977 से लेके आज तक 50 ईयर हो चुके हैं 2026 में इस बार, इसलिए 1 फरवरी को कोस्ट गार्ड ये 50 साल माइलस्टोन प्राप्त किया हमने। ठीक है, आप एडवांस में कुछ जानकारी याद रखोगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंडिया का जो कोस्ट है, इंडियन कोस्ट है वो कितना है, तो ये 7,516 यानी 75-16 किलोमीटर है।
7,516 किलोमीटर कोस्ट लाइन है हमारी। कोस्ट लाइन में मीन्स ये वाली जो कोस्ट से गई है, ठीक है भाई। इंडिया का ये साउथर्न एंड ये दिस इज वेस्टर्न पार्ट हो गया, ये साउथर्न पार्ट हो गया, ये ईस्ट वाला पार्ट हो गया। तो ये कोस्ट में जो हमारा है वो 75-16 किलोमीटर कोस्ट लाइन है। एंड वेस्ट इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सट्रीमली चैलेंजिंग कंडीशन पर रहता है, बिकॉज इसके लिए क्राइटेरिया अलग है, ये चीज़ें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा देखो, इंडिया कोस्ट गार्ड डे बट इज बीइंग सेलिब्रेटेड, देखो 1 फरवरी को मनाया गया, 1977 में पहली बार हमने मनाया था, 50 साल पूरा हुआ, इसलिए हम इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2026 का जो है सेलिब्रेशन इज स्पेशल एज इट मार्क्स 50 ईयर ऑफ द कंटिन्यूस सर्विस टू द नेशन। टुडे अभी जो कोस्ट लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है बहुत सारे फील्ड में, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ऑपरेट मॉडर्न शिप्स, एयरक्राफ्ट, ड्रोन एंड सर्विलेंस सिस्टम, अभी वहाँ से ऑपरेट होते हैं बहुत सारी चीज़ें। थीम क्या रही ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, तो 3S याद रखो, 3S। कोस्ट गार्ड की थीम इस बार क्या रही कोस्ट गार्ड डे पर, तो देखो 3S मतलब सुरक्षा, सेवा एंड समर्पण, सुरक्षा, सेवा एंड समर्पण इसकी थीम रही। 3S ध्यान रखना। द थीम ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड डे 2026, समुद्र रक्षा, ब्लू इकोनॉमी फर्स्ट, सुरक्षा, सेवा एंड समर्पण एंड सागर सुरक्षा अभियान। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर। अब देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2026 में हुआ भाई, उसमें कुछ चीज़ें एक रिकॉर्ड बन के आया, जैसे कार्लोस अल्काराज डिफीट नोवाक जोकोविक जो सर्बियन के एक लीजेंड हैं, उनकी तो उनको डिफीट किया। अभी क्या हुआ कि देखो स्पेन के ये जो कार्लोस अल्कारोज, या तो नाम देके आपसे कंट्री पूछ लेगा, या कंट्री देके नाम पूछ लेगा, या इन्होंने कौन सा अचीवमेंट पाया है, किसी भी फॉर्म में भाई आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या क्वेश्चन बन सकता है, राइट। इसलिए मैं चीज़ों को बताता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ लो, कि चीज़ें याद रहें, तो आप क्वेश्चन को ऑटोमेटिकली समझ लोगे कि अल्टीमेटली क्या है, ठीक है। स्पेन का ये बंदा है यानी कार्लोस अल्काराज, जो डिफीट किया सर्बियन के लीजेंड नोवाक जोकोविक को, ठीक है। एंड ये 22 ईयर की एज में है, कौन, स्पेन के कार्लोस अल्काराज, बिकमिंग द यंगेस्ट मैन इन द टेनिस हिस्ट्री टू डू सो, ये अचीवमेंट अचीव करने वाले अभी यंगेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। 22 ईयर के हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026, इसमें देखो कैटेगरी होती है, तो सब में याद रखना है कि मेंस ये सिंगल चैंपियन है, अभी जो हमने पढ़ा ये मेंस के सिंगल चैंपियन है, तो भाई कार्लोस अल्काराज मेंस के ऑस्ट्रेलियन मेंस सिंगल चैंपियन बने हैं। अगर वोमेन की बात करी जाए तो रैना किना आप प्रोनाउंस कर सकते हो, रैना किना वोमेन्स में है, एंड कार्लोस अल्काराज ये मेंस में, सिंगल की बात हो रही है। फिर मेंस में अगर डबल की बात करोगे चैंपियन की, तो नील सुकुप्स्की एंड क्रिस्टियन हैरिसन। अब नाम याद रख लो, ऐसा कुछ ट्रिक बना लो कि भाई आप NS एंड CH, देखो किसी भी तरीके से आप नाम याद रख लो, क्योंकि नाम थोड़ा सा अजीबोगरीब होते हैं, तो हमें याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब मीन्स डबल की बात है तो दो लोग होंगे, तो भाई NS यानी नील कुप्स्की एंड क्रिस्टियन हैरिसन। वोमेन्स डबल में बात करोगे तो LC मार्टिन एंड जंग सुई। मिक्स चैंपियंस में आपको क्या याद रखना है, गडेक्की एंड पीर्स, ठीक है भाई। क्वेश्चन सुनो, कार्लोस अल्काराज बिकम द यंगेस्ट मेल प्लेयर टू कंप्लीट द करियर ग्रैंड स्लैम आफ्टर विनिंग विच टूर्नामेंट। अब यहाँ पर टूर्नामेंट पूछ लिया कि कौन से टूर्नामेंट, तो वो याद रखोगे भाई, तो इसीलिए कहते हैं कि आप डिटेल में पढ़ो थोड़ा सा। विंबलडन 2025, US ओपन 2025, फ्रेंच ओपन 2024, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। वर्ल्ड वेटलैंड डे, भाई वेटलैंड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको वेटलैंड के बारे में बताया था, तो देखो कैन ट्रेडिशनल नॉलेज सेव डिसअपियर वेटलैंड, मतलब वेटलैंड से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जब आप इसके फायदे को देखोगे, पढ़ोगे, तो भाई आपको लगेगा कि वेटलैंड कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। परंतु हमसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया कब जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। इससे जुड़ी हुई जो थीम आती है कि रामसर कन्वेंशन, हमारी दो साइड्स जुड़ी थी, एक यूपी की थी एंड एक कहाँ की थी, पंजाब की थी साइड आई थिंक। तो अभी 2-3 दिन पहले हमने न्यूज़ में पढ़ा है एक ट्रेडिशनल, देखो एक्चुअली क्या है, इस ईयर की थीम जो थी ट्रेडिशनल एंड इंडिजीनियस नॉलेज, ये थीम थी। अब वेटलैंड किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो वेटलैंड हमने रामसर साइट के कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था। रामसर कन्वेंशन 1971 में
जो रामसर नाम की सिटी ईरान में वहाँ पर साइन हुआ था, इसी वजह से इसका नाम भी पड़ गया रामसर कन्वेंशन 1971। ठीक है, इसके बारे में क्या होता है कि अगर हम वेटलैंड पढ़ रहे हैं तो वेटलैंड क्यों होता है, तो राइज अवेयरनेस अबाउट द वेटलैंड सच एज लेक, मार्सेस, मैंग्रोव, फ्लोट प्लेन एंड लेगून, इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, थीम क्या रही, तो जैसा कि मैं यहाँ पर बताया, ट्रेडिशनल एंड इंडिजीनियस नॉलेज, इंडिजीनियस मतलब ट्रेडिशनल, तो वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, ये थीम रहा इस बार का 2026 का। ठीक है, समरी देख लो, न्यूज में क्यों था, क्योंकि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2026 ऑब्जर्व विद फोकस ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज हैं उन चीज को प्रमोट करना। थीम 2026 का वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। ग्लोबल ट्रीटी रामसर कन्वेंशन 1971, ये ट्रीटी है, हमारे इंडिया में 98 रामसर साइट है, हाईएस्ट सबसे ज्यादा साउथ एशिया में। ठीक है, इंडिया उसी का पार्ट है, तो सब साउथ एशिया में सबसे ज्यादा 98 और वो इंडिया में है। लीगल सपोर्ट वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2017 से मिलता है। ठीक है, ये आम सी बात है, कई बार पता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है भाई, देखो क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कितनी साइड से, ये पूछ लेगा साउथ एशिया में सबसे ज्यादा इंडिया में, ये भी पूछ लेगा कौन सा कन्वेंशन है, ये भी पूछ लेगा आपसे, और क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछता है, रामसर कन्वेंशन कौन से साल में आया था, तो ये आपसे ईयर पूछ लेगा 1971। वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट कौन से साल में आया था, ये 2017 पूछ लेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो, जो आप कोई भी रूल पढ़ते हो, जैसे कि रामसर कन्वेंशन पढ़ रहे हो, तो रामसर कन्वेंशन तो आप उसको लिंक करो कि अगर रामसर कन्वेंशन आ रहा है तो भाई मुझे 1971 के अलावा कुछ और याद ही नहीं होना चाहिए, 1971 उसके साथ ही याद रखो, ऐसा नहीं कि रामसर कन्वेंशन अलग याद रखो 1971 अलग याद रखो, दोनों को एक साथ। रामसर कन्वेंशन 1971 अगर एक साथ याद रखोगे तो जो चीज़ अगर आपसे 1971 ईयर पूछ लेगा तो वो बन जाएगा। सेम चीज़ है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017। अब मान लो कभी ऐसा आता है कि रामसर कन्वेंशन 1972, तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई नहीं 1972 तो नहीं है, 1971 है। ठीक, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर को पकड़ लोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस अवेयरनेस डे मनाया गया, वाई इट डिजर्व अवर अटेंशन। देखो रूमेटाइज रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अर्थराइटिस का नाम आप भली भांति सुने हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ज्वाइंट, एक्चुअली इसको जो समझते हैं मिसअंडरस्टूड होता है लोगों को, वो थोड़ा सा गलतफहमी में रहते हैं, वो सोचते हैं कि एक ये जॉइंट पेन होता है, बट जॉइंट पेन के अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, बट रियलिटी में क्या होता है, एक क्रोनिक ऑटो इम्यूनो डिजीजेज होता है जो पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, एंड मेन रूप से क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है, लोगों की लाइफ की क्वालिटी जो होती है उसको इम्पैक्ट डालता है उस पर, एंड इंटायरली पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखोगे। हमने अभी पढ़ा वेटलैंड डे, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, आर्थराइटिस यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये भी 2 फरवरी को मनाया जाता है। डेट जो है इसकी क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो रूमेटॉइड अवेयरनेस डे हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब मंडे सैटरडे आप ये तो याद नहीं रखोगे कि मंडे 2 फरवरी, हाँ 2 फरवरी मनाया जाता है, बस ये याद रखना। ठीक है, कुछ इसके कारण एंड रिस्क फैक्टर होते हैं, देखो एग्जैक्ट कॉज फॉर द रूमेटाइड अर्थराइटिस रिमेन अननोन, अभी भी कोई पता नहीं कि एग्जैक्ट कारण क्या होता है, बट सेवरल फैक्टर है, रिस्क फैक्टर होते हैं लाइक एसोसिएटेड विद इट्स डेवलपमेंट। रिस्क फैक्टर में जिसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, हार्मोनल फैक्टर होते हैं, जो स्मोकिंग, एनवायरमेंटल ट्रिगर, ओबेसिटी, सर्टेन इन्फेक्शन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें अर्थराइटिस में ये प्रभाव डालती हैं। Rheumatoid arthritis awareness day is observed every year on which date? भाई 1 फरवरी, 2nd, 4th, 3rd, आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। राइट, आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देखते हैं। हाउ डिड इंडिया बिकम द मेजर इंजन फॉर द ग्लोबल अर्बन ग्रोथ इन 2025? ग्लोबल की अर्बन ग्रोथ इंडिया में कैसे बढ़ रही है और ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर कितनी तेजी से हो रही है, इंडिया उसमें क्या प्रभाव डाल रहा है? इंडिया हैज ऑब्वियसली बिकम वन ऑफ द टॉप इंजन ऑफ द ग्लोबल अर्बन ग्रोथ इन 2025। किसने निकाला है? यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट निकली है यूनाइटेड नेशन की। नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन नाउ लिव इन द सिटी एंड इंडिया एज सेंटर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब लगभग आधी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है जो सिटीज में अब रहने लगी है, और उसमें से इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज इंडिया एक मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, चाइना को भी लगभग पीछे छोड़ दिया है पॉपुलेशन के मामले में। Rapidly expanding mega city like Delhi and Mumbai, fast growing smaller city, छोटी छोटी भी सिटी ग्रोथ हो रही हैं। और ये जो शिफ्ट है न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, बट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं लाइक सीरियस
क्वेश्चनिंग अबाउट द हाउसिंग कितनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबिलिटी, अर्बन गवर्नेंस, वहाँ जैसे इतनी तेजी से ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं तो भाई वहाँ पर इन सब चीज़ों की भी तो जरूरत होगी, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक चैलेंजेस होता है। ठीक है। इंडिया राइजिंग रोल ऑफ द ग्लोबल अर्बन ग्रोथ। देखो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि 45% ग्लोबल एग्जैक्टली अगर आधे की बात करोगे तो 45 लगभग अराउंड 45% ग्लोबल पॉपुलेशन जो 2025 तक या 2025 में सिटी में रहने लगी है, अर्बन पॉपुलेशन हो गई है। अब ये सोचो कि 45% आज के टाइम में है और ये 1950 जब हमने रिपब्लिक डे मनाया था यानी आज से 75 ईयर पहले, समझो कि 20% पॉपुलेशन यानी 1/5 लोग ही सिटीज में रहते थे। तब की सिटी भी इतनी डेवलप्ड नहीं थी, पर फिर भी उस टाइम की अगर सिटी की बात करें तो 20% यानी 1/5 पॉपुलेशन पहले रहती थी सिटीज में। इंडिया प्ले क्रिटिकल रोल इन दिस शिफ्ट, 5 मेगा सिटी विथ पॉपुलेशन एक्सीडिंग 10 मिलियन। ठीक है। मेगा सिटी जिसको मतलब पॉपुलेशन 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ से कट जाता है। दिल्ली में बात करूँ तो 3 करोड़ 30 मिलियन पीपल मतलब 3 करोड़ पीपल अकेले दिल्ली में रैंक अमंग द वर्ल्ड 4 लार्जेस्ट सिटी अलॉन्ग साइड जकार्ता। ये कहाँ है? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, ढाका बांग्लादेश, टोक्यो जापान, तो इनमें शामिल है न्यू दिल्ली। और इंडिया में सिटी देखें तो न्यू दिल्ली के अलावा आप जानते हो कि मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता, ये 4 कोने में हो गया, बेंगलुरु हो गया। ये कंटिन्यू टू अट्रैक्ट जॉब इन्वेस्टमेंट एंड माइग्रेंट्स। ठीक है। Which organization released the World City 2025 report? World City मतलब सिटी में कितने रहते हैं? तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का भाई काम ही नहीं होता, आईएमएफ का भी काम ही नहीं होता, यूनाइटेड नेशन, ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। आप समझ लो कि ये 3 चले गए, आपका एक ऑप्शन बचा, आंसर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करोगे। ठीक भाई, चलो आगे बढ़ते हैं न्यूज़ पर। हु इज द न्यू चीफ ऑफ एयर ईस्टर्न एयर कमांड? देखो अभी इंदरपाल सिंह वालिया यानी इनको एयर मार्शल आप बोलोगे, तो एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया टेकन चार्ज लिए 1 फरवरी को। एक्चुअली ये क्या AOAENCL मतलब एयर ऑफिस कमांडिंग इन चीफ, एयर ऑफिस कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न एयर कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, इंडिया के एयरफोर्स में ईस्टर्न कमांड में। ठीक है। अभी इंदरपाल सिंह वालिया ने इसमें ज्वाइन किया है, मतलब इसकी पोस्ट को संभाला है। हु इज एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया, ये कौन है? तो देखो हाईली एक्सपीरियंस बंदा है, फाइटर पायलट एंड कमांडर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है। करियर इनका स्पैनिंग लगभग मोर देन 35 ईयर कब तक हो चुका है, 1988 से काम कर रहे हैं। ही बुल्ट रेपुटेशन एज अ काम ऑपरेशनल, बहुत सारी इनमें इन्होंने अचीवमेंट प्राप्त किया है। ज़्यादा जरूरी जो चीज़ें होती हैं मैं उन चीज़ों पर फोकस करता हूँ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप पढ़ लो बट वो सारी चीज़ें एग्जाम में नहीं आती। ठीक है। तो एग्जाम वाली चीज़ों को आप ज़्यादा ध्यान दिया करो, बाकी पढ़ने की चीज़ें वो हमारे नॉलेज पर्पज से होती हैं। ठीक। समरी देख लो कि न्यूज़ में क्यों था, न्यू एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न एयर कमांड एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया 11 जून 1988 को कमीशन किया गया था, ये मतलब ये ज्वाइन हुए थे, 1 फरवरी डेट को मनाया जाता है। ठीक है। चार्ज लिया इन्होंने, कौन? एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया 1 फरवरी को चार्ज लिया। इनको कुछ अवार्ड भी मिले हैं जैसे BM 2008 में ABSM ये भी मिला है। तो ये अवार्ड ज़्यादा जरूरी नहीं है क्या मिला है, एयर मार्शल जिनको इनके प्रीडेसर किसकी पोजीशन पर गए हैं, तो जिन्होंने एयर मार्शल सूरत सिंह की पोजीशन पर ये गए हैं। ठीक है। हु हैज़ टेकन ओवर द एयर मार्शल कमांडिंग इन चीफ AOC इन सी चीफ एयर मार्शल कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न एयर कमांड इन फरवरी 2026। अब आप नाम याद रखोगे, एयर मार्शल सूरज सिंह ये तो प्रीडेसेसर हैं। ठीक है। चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया, एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। आंसर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करोगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। अब इसी में 16th फाइनेंस जो हमारा बजट है, अभी 16वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, कमीशन की 41% शेयर ऑफ द डिवोल्यूशन, 41% एग्जैक्टली ये नंबर ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा कि कितने परसेंट है, तो 41%, बिकॉज 40 और 41 में कंफ्यूजन होता है, तो ये 41 सही है, ये वाला नहीं। आप देखो जब 14th फाइनेंस, अभी ये 16th फाइनेंस कमीशन है, जब 14th फाइनेंस कमीशन बना था उसके बाद पिछला वाला 15th फाइनेंस कमीशन और ये 16th फाइनेंस कमीशन, इसमें भी 41% था, फिर उसी सेम चीज़ को यहाँ पर भी 41% रखा है, यहाँ से बढ़ाया था, पहले 40% था। ठीक है। 40% से बढ़ा के 41 किया गया। अभी डिमांड हो रही थी कि भाई इसको 50% करो, लेकिन 50% इतना ज़्यादा हो जाएगा, नहीं किया। सेम चीज़ 41% जो था 15 फाइनेंस कमीशन ने किया था, वही सेम चीज़ 16th ने भी कर दिया। ठीक है, ध्यान रखोगे डाटा।
चलो 16th फाइनेंस कमीशन ने सेंट्रल एंड स्टेट हैज इंटर इनटू अ फेज एक बैलेंस इकोनॉमी के लिए 16th फाइनेंस कमीशन ने अभी 2026-27 से 2030-31 तक रहेगा। तब तक के लिए शेयर 41% स्टेट का शेयर ये होता है, 41% स्टेट का शेयर ऑफ द टैक्स डिविजिबल टैक्स पूल। ठीक है, ये ध्यान रखना 41% टैक्स डिवोल्यूशन रिटर्न। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? देखो अभी डिस्पाइट एक डिमांड आ रही थी 18 स्टेट से कि इस राइस दियर शेयर, मतलब स्टेट का शेयर जो है 50% करो। द कमीशन हैज रिटन 41% डिवोल्यूशन रेट। मतलब वही कमीशन ने, फाइनेंस कमीशन, कौन कमीशन? फाइनेंस कमीशन ने 41% रेट स्टेट के लिए रखा है। ठीक है, दिस डिसीजन रिफ्लेक्ट कंटिन्यूटी विद 15th फाइनेंस कमीशन। जो 15th फाइनेंस कमीशन यहाँ पर ये चल रहा था भाई साहब को 41%, वही सेम चीज को यहाँ पर आपको कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। सिग्नलिंग द फिस्कल फेडरलिज्म विल फोकस मोर ऑन क्वालिटी स्पेंडिंग रदर देन ओनली हायर ट्रांसफर। क्वालिटी स्पेंडिंग में फोकस करेगी। What percent of the divisible pool tax has been retained for the state by the 16th Finance Commission? 42, 45, 41, 50. आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन के डाटा आते हैं भाई, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन में डायरेक्ट डाटा आता है, कौन से क्वेश्चन में डायरेक्ट डाटा, ये कुछ चीज़ वैसी नहीं रहती। तो ये आपको पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस हो जाएगा और क्वेश्चन जब आप फेस करोगे। ठीक है, विच स्टेट बिकम द इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पावर हाउस? कौन सा स्टेट बना है जो रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में पावर हाउस बन गया है और उसका 16.5% है पूरे कंट्री में, यानी पूरे स्टेट को मिला के। और वो ऐसा राज्य है गुजरात। गुजरात जो है इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के मामले में फर्स्ट पर है, जिसका आप शेयर स्टेट बिकम द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है। तो भाई रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखो रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें से जैसे कि आप समझ लो कि सोलर आ गया, विंड आ गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ गया, और भी चीज़ें आती हैं। तो सबसे ज़्यादा अभी अगर रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल की बात करूँ, ये मैं इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा सोलर है, देन विंड है, देन हाइड्रो है। ठीक है, और लगभग ये सभी स्टेट में भी ऑलमोस्ट है। मतलब भले उनकी कैपेसिटी या उन्होंने अभी तक इंस्टॉल कम ही किया है, बट एट द सेम टाइम कि ये बात हो रही है कि भाई सोलर वाला सबसे ज़्यादा है, देन विंड वाला, एंड देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये रिन्यूएबल चीज़ होती है बिकॉज रिन्यू होती है। यहाँ पर हमारा कोई वैसे चीज़ें हैं जो हमें बाद में सस्टेनेबली ना हो, हम सस्टेन ना कर पाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इस चीज़ों पर रिन्यूएबल पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है भाई, अब ये ध्यान रखो, कहने का मतलब ये हुआ कि सोलर के मामले में गुजरात जो है, अब इन सबको अगर इन सबको जोड़ोगे तो जाके टोटल मिलेगा, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी। ये सभी रिन्यूएबल एनर्जी के पार्ट हैं। ठीक है, तो सोलर में गुजरात जो है सेकंड पर है पूरे इंडिया में जितने स्टेट हैं। विंड में फर्स्ट पर है, और टोटल में भी, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में भी गुजरात फर्स्ट आया है, जिसका शेयर अभी 16.5% है। समझ पा रहे हो? आई थिंक यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी कि सोलर में सेकंड पर है, और सोलर देखो गुजरात रैंक द टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी ऑफ इंडिया विद 42.583 गीगावाट। ये गीगावाट है, 42 पॉइंट, आप 42.5 समझ लो, 42.5 गीगावाट है। टोटल की बात हो रही है, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी गुजरात की, जिसमें से ये फर्स्ट पर है, और 16.5% पूरे इंडिया के टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी, यानी इंडिया के पूरे स्टेट को मिला के, स्टेट यूटी को मिला के जितनी है उसका 16.5% गुजरात अकेले शेयर कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी। टोटल की बात हो रही है। गुजरात आल्सो रैंक फर्स्ट इन द विंड। देखो विंड में फर्स्ट है, जो मैं बताया आपको, विंड में फर्स्ट है, एंड सेकंड इन द सोलर पावर इंस्टॉलेशन, जो सोलर पावर में सेकंड है, और टोटल में फर्स्ट है। ध्यान रखोगे, देखो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो थोड़ा सा आपको मेमोराइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और आसानी से आप याद रख पाओगे। सोलर एनर्जी की बात करते हैं जो बैकबोन है गुजरात के लिए। देखो अगर आप बात करो गुजरात के लिए सोलर एनर्जी, जैसे टोटल अभी कितना कर लिया भाई, टोटल तो 42 पॉइंट लगभग 5 गीगावाट कर लिया। अब इसमें से अगर आप बात करोगे सोलर का, ये तो टोटल है रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर की बात करोगे तो 25 पॉइंट, देखो यहाँ डेसिमल नहीं लगा है, तो जब आप 1000 मेगावाट में आप 1 गीगावाट होता है, लगभग 1024 मोर प्रिसाइजली, बट वो कंप्यूटर में हो जाता है, तो आप जहाँ जहाँ बात करोगे अकॉर्डिंगली उसके अनुसार। तो 25 पॉइंट यहाँ से क्या करोगे भाई, 25.5 लगभग गीगावाट ये सोलर का हो गया। एंड इसके साथ ये अभी जिसमें मैं सेकंड में बताया कि इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी अब दिसंबर 2025 तक की बात है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि मेजर सोलर पार्क, जैसे कि चरंका, राधा ने देसा, क्या नाम है, राधा नेदा नेसा, ढोलेरा,
बूस्टेड, ये लार्ज स्केल। एक ध्यान रखना, ये खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कच्छ में, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ है? खावड़ा डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कहाँ है, तो ये पूछा जा चुका है कई बार। तो ये है गुजरात में भाई, कच्छ में, कच्छ गुजरात में है। प्लान 37.35 गीगावाट एंड ऑलरेडी 11.3 गीगावाट हो चुका है। ठीक है, ये ध्यान रखना नंबर्स। आगे देख लेते हैं, कुछ इसकी समरी के बारे में बात करते हैं। देखो न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि गुजरात बिकम द टॉप रिन्यूएबल एनर्जी स्टेट, और रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भाई कितना है पूरे स्टेट का शेयर 16.5%, 16.5%। ठीक है, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की बात करोगे 42.5 गीगावाट है। नेशनल शेयर जो है 16.5% है। ये टोटल की बात हो रही, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर की बात करोगे तो 25.5%, आप 25 लगभग 5 गीगावाट समझ लो। ठीक है, एंड विंड कैपेसिटी की बात करोगे तो 14.8 गीगावाट विंड है। ठीक है, टारगेट क्या है 2030 तक 105 गीगावाट का। ठीक है भाई, अब देखो गुजरात कंटिन्यू, ये क्वेश्चन है आपका, गुजरात कंटिन्यू कंट्रीब्यूट व्हाट परसेंट ऑफ द इंडिया टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ दिसंबर 2025? 12.5%, 14%, 16.5%, 18%। बताओ, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर ये चीजें आपने नहीं पढ़ी तो फिर भाई बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे तुक्का भी मारोगे, कैसे गेस वर्क करोगे? नहीं कर सकते। तो इसलिए कि डाटा जो इंपॉर्टेंट है उन डाटा को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि 16.5% है। आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तिब्बत के जो दलाई लामा है, देखो दलाई लामा फर्स्ट ग्रैमी एट 90s मोर देन म्यूजिकल माइलस्टोन, मतलब 90 साल की उम्र में इनको ये माइलस्टोन मिला है, ये अचीवमेंट मिला है। 68वां ग्रैमी अवार्ड जो है लॉस एंजलिस में हुआ, जिसमें से दलाई लामा वन द फर्स्ट इवर, अपनी जिंदगी में पहला फर्स्ट इवर ग्रैमी एट एज ऑफ 90। कैन यू इमेजिन, 90 साल की उम्र में उनको ये पहला ग्रैमी अवार्ड मिला है। ठीक है, देखो दलाई लामा डिस्क्राइब द ऑनर एज अ रिकॉग्निशन ऑफ द ह्यूमैनिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन पर्सनल अचीवमेंट। अपने पर्सनल अचीवमेंट को भूल के उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिकॉग्निशन ऑफ द ह्यूमैनिटी, ये सारी चीजें करी है। दलाई लामा स्टोरी ग्रैमी विन, दलाई लामा इनको एक तेंजिन गैत्सो जो भी आप प्रोनाउंस करो, तेंजिन टीजी तेंजिन गैत्सो भी प्रोनाउंस इनका एक नाम है, दूसरा भी नाम है दलाई लामा का। वन द ग्रैमी वेस्ट, देखो किस फील्ड में प्राप्त किया है, तो वेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में इन्होंने ये जीता है अवार्ड। द अवार्ड वाज फॉर हिज स्पोकन वर्ड्स एल्बम मेडिटेशन के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। क्वेश्चन है, दलाई लामा वन हिज फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड इन विच कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में? बेस्ट। सबसे पहले तो देखो ये ऑप्शन है, ये भी ध्यान रखना कि ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड ये किस फील्ड में, आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना कि ये म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, अब ये दलाई लामा को फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड कौन सी कैटेगरी में मिला है? बेस्ट वर्ड म्यूजिक एल्बम, बेस्ट स्पोकन वर्ड पोएट्री, बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग, बेस्ट इंस्ट्रूमेंटल कंपोजिशन। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दोगे। ठीक है, चलो अगली न्यूज़ पर चलते हैं। ग्रैमी अवार्ड जो है इसका फुल विनर लिस्ट, बहुत सारे लोग इस पर जीते हैं अलग अलग फील्ड में, तो वो देख लेते हैं। ग्रैमी अवार्ड जो 2026 का है, वंस अगेन ग्लोबल स्पॉटलाइट, म्यूजिकल एक्सीलेंट, क्रिएटिविटी, कल्चरल इम्पैक्ट, बहुत सारी चीज़ों में, फ्रॉम पॉप एंड रैप टू कंट्री एंड लैटिन म्यूजिक, द विनर रिफ्लेक्टेड बोथ कमर्शियल सक्सेस एंड आर्टिस्टिक इनोवेशन। बिकॉज उनको पैसे में भी, मॉनेटरी टर्म्स में भी, कमर्शियली भी फायदा होता है, आर्टिस्टिक उनका इनोवेशन भी होता है, वो सारी चीज़ें। कौन सा ग्रैमी अवार्ड था, तो ये भी ध्यान रखना कि 68वां ग्रैमी अवार्ड था। 2026 में ग्रैमी सेलिब्रेटेड बोथ लीजेंडरी एंड इमर्जिंग आर्टिस्ट अक्रॉस द जेनर। अब इसमें क्या है, देखो लिस्ट जो दी है, मैं पूरा चीज़ आपको नहीं बता सकता, मैं लिस्ट दे दिया हूँ, आप जरूर पढ़ लेना। लिस्ट इज फुल टाइम विनर 2026, जनरल मेजर कैटेगरी में देखोगे सॉन्ग ऑफ द ईयर, पूरे साल का जो सॉन्ग था, तो बिलीज एलिस वाइल्ड फ्लावर। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ओडी, आप समझ लो, ओलिविया डीन। प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर सरकुट, जैसे हमारे इंडिया में चिरकुट बोलते हैं, तो चिरकुट की जगह सरकुट हो गया। प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर का प्रोड्यूसर कौन थे? सरकुट। ठीक है, सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर एमी एलन। तो ऐसे ही आप ये पॉप में भी आप पढ़ोगे, कंट्री इनकी देख लेना, एंड फिर ये आप रैप में देख लो, R&B, सोल, रॉक, मेटल, अल्टरनेटिव, डांस, इलेक्ट्रॉनिक्स,
लैटिन ग्लोबल, इन सब के बारे में आप देख लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि अभी हमारा जो यूपीआई चल रहा है हमारी कंट्री में, डिड यूपीआई ब्रेक द रिकॉर्ड फॉर ऑल द टाइम रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, पूरे टाइम के ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है कब, अभी देखते हैं। देखो, इंडिया का डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन क्रॉस अनदर हिस्टोरिक माइलस्टोन, जनवरी 2026 में ट्रांजेक्शन थ्रू यूपीआई। यूपीआई का कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जा चुका है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ध्यान रखना। सर्च क्या, ऑल टाइम हाई बोथ इन द वैल्यू एंड वॉल्यूम। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई वैल्यू और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वैल्यू एंड वॉल्यूम। वैल्यू मतलब आप समझ लो कि मॉनेटरी वैल्यू यानी टोटल सम ऑफ द वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू, जैसे मान लो कि, एंड वॉल्यूम का क्या होता है कि नंबर ऑफ यूनिट होता है, नंबर ऑफ यूनिट। जैसे मान लो कि इसमें क्या हुआ कि एक, मान लो कि आपने 1 रुपये का पेमेंट किया, एक 5 रुपये का किया, एक 8 रुपये का किया, एक 10 रुपये का किया, एक 15 रुपये का किया, तो आपने कितने किया पेमेंट, तो आप इन सबको जब जोड़ोगे तो उसकी मॉनेटरी जो वैल्यू होगी, लाइक 15 10 25, 35 8 38 39, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया 39 रुपये, ठीक है, ये 39 रुपये ये आपका वॉल्यूम हो गया, और जो सॉरी वैल्यू हो गया, 39 रुपये आपका वैल्यू हो गया, और वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ यूनिट, तो नंबर ऑफ यूनिट देखो, 1 ट्रांजेक्शन, 2 ट्रांजेक्शन, 3 ट्रांजेक्शन, 4 ट्रांजेक्शन, 5 ट्रांजेक्शन, तो ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी हुई, 5 बार पेमेंट हुआ, तो ये 5, ये वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम का मतलब नंबर ऑफ यूनिट, तो वॉल्यूम एंड वैल्यू दोनों में ये टॉप किया है, मतलब अभी तक के हाईएस्ट एवर पर गया है जनवरी 2026 में। अब अगर कंडक्टेड देखो 21.7 बिलियन ये जो है इसमें गया है, हम बात करें तो वॉल्यूम की बात करें तो 21.7 बिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ है, ये वॉल्यूम की बात है, मींस नंबर ऑफ यूनिट की बात है। और इसकी वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू टर्म्स में बात करें तो 28.33 लाख करोड़ का हुआ है, ये एक महीने की बात है, इन जस्ट 1 मंथ। समझ पा रहे हो कि ये जनवरी 2026 का एक महीने की बात है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग यूपीआई, यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है 28.33 लाख करोड़ का हुआ है, जनवरी की बात है। अप फ्रॉम 27, पहले पिछले महीने यानी दिसंबर 2025 में कितना था, 27.97 लाख था, उससे इंक्रीज होकर 28.33, मतलब हाईएस्ट एवर, अभी तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पर गया है। दिस रिप्रेजेंट 21% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इन वैल्यू टर्म्स, MOM मतलब मंथ ऑन मंथ। कुछ समरी देख लो, यूपीआई हिट्स रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड वॉल्यूम दोनों में 28.33 लाख करोड़ इन द जनवरी 2026, स्ट्रांग मंथ ऑन मंथ एंड ईयर ऑन ईयर राइज, ग्रोथ रेट जो रहा इंस्टीट्यूशन में, ये एनपीसीआई रूल, इसको एनपीसीआई के अंडर में आता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ द यूपीआई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ग्रोथ जनवरी 2025, टोटल वैल्यू 27.97 लाख करोड़, 25.8 लाख करोड़, 28.33 लाख करोड़, 30.10 लाख करोड़। आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने ऐसे ही आता है, और जब वहाँ पर आप नहीं रीड करते या आप मेमोराइज नहीं करते, याद नहीं रहता, तो फंस जाते वहाँ पर। अगली न्यूज़ देख लेते हैं, आरबीआई इंटरवीन कर सकता है या करता है। देखो, इंडिया 17.2 लाख करोड़ बोरोइंग सर्ज, गवर्नमेंट ने कितना बोरो किया, 17.2 लाख करोड़ रुपीस। मैं आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज पर जो डाटा दिखाया था, देखो फिर से दिखा देता हूँ, ये देखो, यहाँ से सेंटर का नेट बोरोइंग 17.2 लाख करोड़ है, तो इसीलिए मैं बोला था कि ये डाटा याद रखना, 17.28 लाख करोड़, ये रहा देखो, तो 17.2 लाख करोड़ बोरोइंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उस पर इंटरवीन या कौन रोक लगा सकता है, कौन इंटरवीन कर सकता है, तो भाई आरबीआई कर सकता है, आरबीआई के अलावा कोई और नहीं कर सकता, बिकॉज ये मॉनेटरी पैसे की बात हो रही, और आरबीआई जो है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सॉरी गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक है इंडिया का, तो सेंट्रल बैंक कर सकता है, ठीक है। बजट 2027 में बॉन्ड शेयर मार्केट इज शोइंग अ विजिबल साइन, मासिव 17.2 लाख करोड़ थ्रू द मार्केट बोरोइंग, ये सेंटर राइज कर रहा है, मतलब अगले साल के लिए, ठीक है, प्लान कर रहा है। अब इसमें क्या होता है, अटेंशन नाउ, टर्निंग वेदर आरबीआई विल नीड टू लेंड हेल्पिंग हैंड, आरबीआई उसमें क्या करेगा, ये आरबीआई को इंटरविन करना है कि नहीं करना है, ये आरबीआई का ही मतलब है, कोई और नहीं कर सकता, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं कर सकती। राइजिंग बोरिंग, द स्केल ऑफ चैलेंजेस इसमें क्या है, डिस्पाइट एफर्ट टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट हैज बजटरी 17.2 लाख करोड़ ग्रास मार्केट बोरोइंग फाइनेंशियल ईयर 2027 में, विच इज 16% हायर देन फाइनेंशियल ईयर 2026। अभी जो बजट चल रहा है 2026 का, फाइनेंशियल ईयर 26 है, 2026 है, तो इससे 16% ज़्यादा
अगले साल के लिए प्लान कर रहा है, यानी 2027 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए, कि 16% बढ़ा के इस बार से, और वो 17.2 लाख करोड़ की ग्रास बोरोइंग होने वाली है। ठीक है, 2026 इटसेल्फ द बॉन्ड शेयर मार्केट स्ट्रगल टू ऑब्जर्व 14.8 लाख करोड़ बोरोइंग। अभी ये भी कर रहा है कि 14.82 लाख करोड़ की भी बोरोइंग को स्ट्रगल कर रहा है इंडिया कंट्री। सवाल है आपके साथ, विच इंस्टीट्यूशन में इंटरवीन टू स्टेबलाइज द बॉन्ड मार्केट इफ यील्ड राइज शार्पली। भाई स्टेबलाइज बॉन्ड मार्केट अगर इतना भी आपको समझ आता है तो भाई डायरेक्ट आप आरबीआई टिक करोगे, कुछ और टिक ही नहीं कर सकते। मॉनेटरी टर्म्स में जो भी इंटरवेंशन होता है वो आरबीआई ही कर सकता है। ठीक है, कुछ और देखो, गवर्नमेंट अनाउंस रिकॉर्ड बोरोइंग ऑफ 2027 के लिए, ये 2027 का डाटा है कि 17.2 लाख करोड़, कितना ग्रास बोरोइंग होने वाला है, 17.2 लाख करोड़। नेट मार्केट बोरोइंग 11.7 लाख करोड़, ये नेट की बात हो रही है और ये ग्रास की बात हो रही है। तो नेट ग्रास बोरोइंग 17.2 लाख करोड़ एंड नेट मार्केट बोरोइंग कितना, 11.7 लाख करोड़। फिर फिजिकल डिफिसिट में आपको बताया था पहले पेज में 4.3% है, वो डाटा आप जरूर ध्यान रखना, 4.3% ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। की कंसर्न क्या है कि स्लोअर पेस फिजिकल कंसोलिडेशन। बट इज द फिजिकल डिफिसिट टारगेट फॉर फाइनेंशियल 2027 अनाउंस द गवर्नमेंट। अब बताओ 4.8, 4.5, 4.3, 4.0, आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे सामने कंटेंट को आपके सामने पब्लिश करना एंड टाइम दोनों की प्रॉब्लम होती है, तो मैं दोनों को एक साथ तो कोई चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं। कंटेंट अगर ज़्यादा आपके सामने प्रोवाइड करूंगा तो फिर टाइम बढ़ जाएगा, टाइम कम करूंगा तो कंटेंट कम हो जाएगा फिर। ठीक है, तो वही चीज़ें देखो, इंडियन आर्मी एंड आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ज्वाइन करे हैं एक अरुणाचल प्रदेश में। एक एक्सरसाइज क्या है, उसका नाम है अग्नि परीक्षा। तो एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा जो है रिसेंटली अभी अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट करी गई है, इंडियन आर्मी एंड इंडियन तिब्बतो बॉर्डर पुलिस ने कंडक्ट किया है। अग्नि परीक्षा क्या है, एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा एक ज्वाइंट है इंडियन जो है इंडियन आर्मी एंड आईटीबीपी। ठीक है, ये मिलिट्री एंड पैरा मिलिट्री फोर्स को एक साथ कम्बैट करने में हेल्प करता है। ठीक है, कुछ समरी जान लो कि ज्वाइंट आर्मी एंड आईटीबीपी एक्सरसाइज कंडक्ट किए हैं, एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा नाम है भाई। कहाँ हुई है, अरुणाचल प्रदेश में हुई है। की फोकस जो था आर्टिलरी फायर पावर इंटीग्रेशन था इंडियन आर्मी एंड आईटीबीपी ने। क्वेश्चन है, एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा इज अ ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन विच फोर्सेस, इंडियन आर्मी एंड नेवी, इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड आईटीबीपी एंड बीएसएफ। आंसर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करना। ठीक है, चलो अगली न्यूज देख लेते हैं। देविका सिहाग विन मेडन BWF सुपर 300 टाइटल एट थाईलैंड। कहाँ जीती है, ये थाईलैंड कंट्री, इलेक्शन नाम याद रखना। एंड BWF सुपर 300 टाइटल थाईलैंड में जीती हैं। तो ये देविका सिहाग जो 20 साल की एक लड़की है, सटलर फ्रॉम हरियाणा से हैं। ठीक है, विन फर्स्ट BWF सुपर 300 टाइटल एट थाईलैंड मास्टर 2026। थाईलैंड मास्टर 2026 की जो सुपर 300 टाइटल है उसको देविका सिहाग ने जीता है, 20 साल की सटलर हैं फ्रॉम हरियाणा। ठीक है भाई, इनके अचीवमेंट में करियर, यंग करियर एंड सिग्नल इंडिया ग्रोइंग डेप्थ इन द वोमेन सिग्नल बैडमिंटन। ठीक है भाई, समझ सकते हो इतना कि अगर कोई अचीवमेंट कम एज में अगर कोई पा रहा है तो दैट मीन्स कि उसका भी करियर प्रोस्पेक्ट होता है, कंट्री के लिए भी एक अचीवमेंट की बात होती है। कुछ और देख लेते हैं, देखो ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। न्यूज़ में क्यों था, देविका सिहाग विन थाईलैंड मास्टर 2026, BWF सुपर 300 में जीता है। अपोनेंट जो है देविका ने 21-8 से 6-3 से हराया। अपोनेंट कौन था, गो जी बी मलेशिया का था। था, अब इसमें तो देखो जेंडर नहीं लिखा है, नाम याद रखना ना कि गो जिन बी GJW। सिग्निफिकेंस मेडन सुपर 300 टाइटल फॉर देविका सिहाग वन मेडन BWF सुपर 300 टाइटल एट विच टूर्नामेंट, कौन से टूर्नामेंट में, ऑल इंग्लैंड ओपन, इंडिया ओपन, थाईलैंड मास्टर, मलेशिया। आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। देखो ये एयरपोर्ट है उसका रीनेम किया गया है। आदमपुर एयरपोर्ट जो पंजाब में एक जगह पर है, उस जगह का नाम है जालंधर। आपने नाम सुना होगा, जालंधर पंजाब। उसका नाम चेंज कर दिया गया है श्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर। कभी आपसे ये पूछा जाता है कि अगर आपको पता है पुराना वाला नाम कि आदमपुर एयरपोर्ट कहाँ है, आपको अगर पता है कि ये पंजाब में है, तो भाई ये गुरु, अब उनका नाम देखो, नाम कई सारे गुरु को दे सकता है, और अगर ये नाम दिया, मान लो यही नाम दे दिया कि श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो नाम से आप समझ जाना कि भाई पंजाब में ज़्यादा इस टाइप के गुरु होते थे, तो ये पंजाब का एयरपोर्ट है। ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखना।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रीनेम कर दिया आदमपुर एयरपोर्ट इन जालंधर में जो था, एंड रिवरेट किसके नाम पर किया? आफ्टर रिवरेट यानी फेमस संत गुरु रविदास। एक और चीज़ इसमें करी गई है कि एक न्यू सिविल टर्मिनल एट हलवारा एयरपोर्ट इन लुधियाना, लुधियाना में हलवारा एयरपोर्ट है उसको भी इनाग्रेट किया है, उसकी भी इनाग्रेशन किया है। ट्विन अनाउंसमेंट, ये 2 अनाउंसमेंट हुई है। आदमपुर एयरपोर्ट इन जालंधर हैज बीन रीनेम श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट, ठीक है। रेजोल्यूशन 6 दिस रीनेम पास, ये जो है देखो पास बाय पंजाब विधानसभा, पंजाब विधानसभा ने 2020 में ये रेजोल्यूशन पास किया था, अब जाके 2026 में हुआ है, ठीक है। सामने देखो कि आदमपुर एयरपोर्ट रीनेम हुआ है एंड हलवारा टर्मिनल इनाग्रेट हुआ है। हलवारा टर्मिनल ये कहाँ पड़ता है भाई? लुधियाना में, और ये जो हुआ है ये कहाँ पर है? जालंधर में। कल्चरल सिग्निफिकेंस नेम आफ्टर रवि गुरुदास, मतलब इनको एक सिग्निफिकेंस मिलता है जो कि आज के भी जो गुरु हैं जो, तो उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं अच्छा फील होता है कि भाई हमारे फील्ड को भी रिकॉग्निशन मिल रहा है। कनेक्टिविटी उस उड़ान बेस्ड रीजनल एविएशन, अब एयर की बात हो रही है, फ्लाइट की बात हो रही है। न्यू फैसिलिटी सिविल टर्मिनल एट हलवारा लुधियाना में नई फैसिलिटी चालू हुई है। क्वेश्चन है आदमपुर एयरपोर्ट इन पंजाब हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर विच पर्सनालिटी? गुरु नानक देव, देव नहीं लिखा, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रविदास, भगत सिंह। आंसर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करोगे, राइट। अगली न्यूज पर चलते हैं, एक दो और न्यूज बनी है। न्यू ऑर्चिड स्पीसीज डिस्कवर्ड इन कैंथालोर केरला, कैंथालोर केरला में एक ऑर्चिड की स्पीसीज डिस्कवर्ड हुई है। देखो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए जो स्पीसीज हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इंडिया बायोडाइवर्सिटी गेन एक फ्रेश अटेंशन मिला है, जिसमें से ऑर्चिड स्पीसीज डिस्कवर्ड की गई केरला के कैंथालोर रीजन में, राइट। न्यू ऑर्चिड फंड, देखो न्यू ऑर्चिड स्पीसीज वर डिस्कवर्ड कैंथालोर, हाई एल्टीट्यूड रीजन है जो केरला की इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इदुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला आप जानते हो कि ये है, तो केरला इधर पर आप इंडिया का मैप थोड़ा सा याद रखोगे तो केरला ये वाला हिस्सा है, तो ये वेस्टर्न घाट आ जाता है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट में आ जाता है, तो वेस्टर्न घाट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहाँ की बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रिच एरिया है। वेस्टर्न घाट के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। द वेस्टर्न घाट इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में पड़ता है, रिकॉग्नाइज। अब मैं बताया था कि अभी कोस्ट गार्ड की बात हुई थी कुछ देर पहले, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि पूरा इंडिया का कोस्ट गार्ड कितना है, कोस्ट लाइन किलोमीटर में कितनी है, कमेंट सेक्शन में आप बताना। Western coast are recognized globally for exceptional biodiversity and high level of endemism. Nearly 30% इंडिया की प्लांट स्पीसीज जो है वेस्टर्न घाट में अकेले पाई जाती है, मतलब इधर ये पूरे वेस्टर्न घाट में 30% नियरली इंडिया की पूरी, आप समझ लो कि ईस्टर्न घाट है, ये फिर ऊपर कंट्री है, ये लैंड मास है, तो आप समझो कि 30% मीन्स कितना रिच एरिया है ये। एंड मेनी ऑफ देम नाउ वेयर एल्स ऑफ द बर्ड डिस्कवर्ड ऑफ द न्यू स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज आती रहती है, नई स्पीसीज जो है ये अच्छी खासी है, बायोडाइवर्सिटी रिच, बट ये वल्नरेबल है। कैटेगरी होती 7-8, तो उनमें से वल्नरेबल कैटेगरी है। न्यू डिस्कवर्ड ऑर्चिड स्पीसीज वाज फाउंड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, असम। आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। आखिरी न्यूज देख लेते हैं कि सर्वेश रंजन जो है, सर्वेश रंजन प्रमोटेड CGM चीफ जनरल मैनेजर एट यूनियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है उसमें चीफ जनरल मैनेजर बने हैं सर्वेश रंजन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक लीडरशिप प्रमोट करी है, श्री सर्वेश रंजन जी को चीफ जनरल मैनेजर CGM बने हैं। जो अभी सुपर एन्युएशन मतलब कि रिटायरमेंट हुआ है, श्री भास्कर राव खरे, भास्कर राव खरे सुपर एन्युएशन मतलब रिटायरमेंट हुआ है, या अभी आप बोल सकते हो कि प्रीडेसेसर थे, अभी ये चले गए हैं। इनकी जगह सर्वेश रंजन को बनाया गया है चीफ जनरल मैनेजर। थोड़ा सा यूनियन बैंक के जो लीडरशिप है उसके बारे में जानते हैं। देखो श्री भास्कर राव खरे जो हैं अभी जो गए हैं सर्व एज ए चीफ जनरल मैनेजर बैंक, अभी 31 जनवरी 2026 तक सर्व किए। उसके बाद हमारे ये सर्वेश रंजन जी आ गए हैं। श्री सर्वेश रंजन जी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे, हाईली एक्सपीरियंस्ड बैंकर, नियरली 30 ईयर का इनका एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में। बिफोर दिस promotion he was working as a general manager central reconciliation transaction monitoring and एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यूनियन बैंक में, इन सारी पोस्ट पर वो काम कर चुके हैं। देखो ब्रांच मैनेजर, ब्रांच बैंकिंग, रीजनल एंड जोनल ऑफिस ये भी काम कर चुके हैं। स्टाफ ट्रेनिंग, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस, बहुत सारे रोल्स पर वो काम कर चुके हैं। दैट मीन्स कि आप समझो कि अगर 30 ईयर का उनका बैंकिंग एक्सपीरियंस रहा, उनका बैंकिंग का ईयर रहा, तो कितनी सारी पोस्ट पर वो काम किए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन है हु हैज बीन प्रमोटेड टू द पोजीशन ऑफ द चीफ जनरल मैनेजर ऑफ द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी। देखो 31 जनवरी तक इनका था, पुराने वाले जो भास्कर राव खरे हैं, अब इनका 1 फरवरी 2026 से चालू हुआ।
आंसर में मेंशन करोगे आप भास्कर राव खरे जी हैं, सर्वेश रंजन है, रजनीश कुमार है कि अतुल कुमार गोयल है। आंसर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज की न्यूज़ कंप्लीट होती है। एग्जाम ट्रिक्स पर ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी पढ़ने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और जो भी जैसा आपका रिव्यू बताओ। बाकी चीज़ें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो उनका आंसर आप जरूर दो, सपोर्ट करो जैसा भी हो आप बताओ, बिकॉज आपके सपोर्ट के बिना मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव रूप से कवर करने की कोशिश करता हूँ। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।